बिहार प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो शादी के कुछ ही साल के बाद उसका पति उसे अपने साथ लेकर के दिल्ली शहर में आ जाता है। लेकिन वो महिला जब दिल्ली शहर में जाती है तो शहर की हवा उसे इस प्रकार से लग जाती है कि फिर उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है और आखिरकार शहर की चकाचौंध में इस प्रकार से अंधी हो जाती है जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद शहर की। गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है इंदिरापुरम। बात कर रहा हूँ मैं 9 मई की रात्रि के करीब 8:30 बजे के आसपास। दरअसल एक व्यक्ति इसी इंदिरापुरम थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं न्याय खंड 3 से बोल रहा हूँ। दरअसल मेरे कॉलोनी में एक महिला को किसी ने गोली मार दिया है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है तो देखती है कि वाकई में एक महिला के सर में गोली मारी गई है। लेकिन पुलिस जब उस महिला को चेक करती है तो न जाने क्यों पुलिस को लगता है कि शायद वो महिला अभी जिंदा है। इसीलिए पुलिस आनन फानन में उस महिला को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती तो है, लेकिन डॉक्टर उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद से पुलिस फिर से घटनास्थल पर जाती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, जहां पे पुलिस को उस महिला के मोबाइल के साथ साथ एक सब्जी का थैला मिलता है। हालांकि पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी के बारे में वहां पे लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पर पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी वहां पे एक व्यक्ति पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम अजय झा है। दरअसल मेरी पत्नी पूनम जो करीब 7 बजे के आसपास मार्केट से सब्जी लाने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई है। अजय जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसे अपने साथ लेकर के जाती है और फिर अजय को उस डेड बॉडी को दिखाती है। अजय जब उस डेड बॉडी को देखता है तो देख करके शिनाख्त ही नहीं करता है, बल्कि चीख चीख करके रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी पूनम है। आखिरकार पूनम की शिनाख्त हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले पूनम के पति अजय से ही पूछताछ करती है। इस पर अजय पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। पुलिस अजय से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है या फिर तुम्हें किसी पे शक है तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है। इस पर अजय पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरा किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस अजय से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब अपराधी तक पहुंचने के लिए पूनम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि पूनम ने शाम के करीब 7 बजे के आसपास आखिरी बार अपने पति अजय के ही नंबर पर फ़ोन की थी। इसीलिए पुलिस 11 मई को फिर से अजय को थाने में बुलाती है और अजय से पूछताछ करती है। इस पर अजय पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि करीब 7 बजे के आसपास मेरी पत्नी खुद मेरे नंबर पर फ़ोन की थी और बता रही थी कि मुझे अपने एक सहेली के घर जाना है, इसीलिए घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन अजय अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है। लेकिन बातों ही बातों में पुलिस को मालूम चल जाता है कि पूनम एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल चलाती थी। आखिरकार पुलिस को पूनम का दूसरा मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। इसलिए पुलिस अब पूनम के दूसरे मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे पूनम लगातार कुछ महीनों से बातचीत करते ही नहीं आ रही थी, बल्कि उसी नंबर पर रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास आखिरी बार भी बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी रोहित राणा के नाम पर रजिस्टर्ड है। रोहित, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो न्याय खंड 3 इलाके का ही रहने वाला है। दरअसल सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये नज़र आती है कि पूनम जिस मोबाइल को चला रही थी वो मोबाइल के साथ साथ सिम भी रोहित के भी नाम पर रजिस्टर्ड था।
इसीलिए पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि पूनम की हत्या के बारे में रोहित जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। पुलिस अपनी टीम के साथ रोहित के घर पर उससे पूछताछ करने के लिए जाती है। लेकिन पुलिस जब रोहित के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि रोहित अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं रोहित के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब रोहित को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 11 मई को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास एक शॉपिंग मॉल से रोहित को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब रोहित को गिरफ्तार करके उसकी तलाशी लेती है तो रोहित के पास से 315 बोर का एक तमंचा भी मिलता है। पुलिस जब रोहित को लेकर थाने में पहुंचती है और जब रोहित से पूनम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रोहित भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन रोहित जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पूनम के पति अजय झा भी पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल अजय झा, जो मूल रूप से बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले का रहने वाला है, गांव से ही अपनी पढ़ाई करता है। अजय के गांव में जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो गांव के ही कुछ लड़कों के साथ एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में आता है। थोड़ी सी जब मेहनत करता है आखिरकार उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां पे वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। लगभग 3 साल जब नौकरी कर लेता है, ठीक ठाक जब पैसा कमा लेता है, घटना से ठीक लगभग 7 साल पहले अजय के परिवार वाले उसकी शादी पूनम से कर देते हैं। पूनम, जो उसी के बगल के गांव की रहने वाली है, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही तेज तरार भी है। पूनम शादी कर जब अपने ससुराल में जाती है, लगभग 2 साल तक अपने सास ससुर के साथ ससुराल में तो रहती है, लेकिन 2 साल के बाद एक दिन अजय अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली शहर में आ जाता है। दिल्ली शहर में जब लेकर के आता है, ठीक ठाक जब पैसा कमाने लगता है और बेहतर तरीके से जब समय गुजरने लगता है तो समय के अनुसार पूनम भी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। लेकिन अजय के घर में जैसे ही उसके 2 बच्चे आ जाते हैं, अब उसकी नौकरी से उसका गुजारा नहीं हो पाता है। इसीलिए अजय दिल्ली की अपनी नौकरी छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी को लेकर के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चला जाता है और फिर इंदिरापुरम के न्यायखंड 3 में एक किराए का कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पे रहने लगता है और फिर बगल में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू कर देता है। हालांकि शुरू में अजय की ज़्यादा आमदनी नहीं होती है, पर जैसे जैसे समय गुजरता है अजय ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। लेकिन अजय अपने काम में इस प्रकार से बिजी हो जाता है कि अब अपनी पत्नी को सही समय भी नहीं दे पाता है। इधर पूनम जब दिल्ली शहर में आती है, उसे शहर की हवा इस प्रकार से लग जाती है कि जब वो आस पड़ोस की महिलाओं को देखती है तो उन महिलाओं के शौक को देख करके पूनम के भी शौक जग जाते हैं। हालांकि पूनम ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे। जब अपने शौक पूरे करने के लिए अपने पति अजय से कहती है, अजय उसे समझाते हुए कहता है कि हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, अगर हम अपने शौक पूरे करेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा। अजय कैसे भी समझा बुझा करके अपनी पत्नी का मुंह बंद करा देता है। अजय को लगता है कि शायद उसकी पत्नी समझ चुकी है, लेकिन शायद अजय की ये गलतफहमी थी। एक दिन पूनम बगल के ही एक सुनार के दुकान में एक सोने की चेन लेने के लिए जाती है, जिस दुकान पे उसकी मुलाकात रोहित से होती है। दरअसल रोहित, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का तो रहने वाला है, लेकिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपना खुद का एक सोने का दुकान चलाता है। दुकान पे इधर जब पूनम सोने की चैन लेने के लिए जाती है और जब रोहित पहली बार पूनम को देखता है तो पूनम की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। दरअसल रोहित, जो पूनम से पहली मुलाकात में मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पूनम जब वहाँ से आ जाती है, करीब 5 महीने के बाद एक दिन पूनम की सहेली भी एक सोने की चैन लेने के लिए जब उससे कहती है, पूनम अपनी सहेली को लेकर के रोहित के दुकान पे जाती है। करीब 5 महीने के बाद दूसरी बार जब पूनम रोहित के दुकान पे जाती है तो रोहित उसे देख करके बेहद ही खुश होता है और इस बार जब पूनम से बातचीत करता है तो बातचीत करते करते आखिरकार उसका मोबाइल नंबर ले लेता है और जब मोबाइल नंबर मिल जाता है, किसी न किसी बहाने से अब पूनम के नंबर पे फ़ोन करने लगता है। हालांकि रोहित जब बार बार पूनम के नंबर पे फ़ोन करने लगता है तो पूनम को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार रोहित उससे चाहता क्या है। दरअसल पूनम को जब रोहित की मंशा समझ में आ जाती है, उसके बाद से पूनम भी अब रोहित को भाव देने लगती है, जिसकी वजह से आखिरकार एक दिन रोहित अपनी दिल की बात पूनम से कह ही देता है।
और रोहित जब अपनी दिल की बात पूनम से कहता है तो पूनम भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से रोहित और पूनम के बीच में अब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से रोहित पूनम को जहाँ तहाँ घुमाता ही नहीं है, बल्कि महंगे महंगे होटलों में ले जाकर खाना भी खिलाता है। और आखिरकार जब कुछ महीने का समय गुजरता है, वो दिन भी आ जाता है जब एक दिन रोहित पूनम को लेकर के होटल में जाता है तो होटल के कमरे में ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल इधर पूनम को डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल कहीं उसके पति को ना मालूम चल जाए, इसलिए रोहित खुद अपने ही नाम पर एक मोबाइल और सिम खरीद करके पूनम को दे देता है और उसी मोबाइल के जरिए पूनम अब रोहित से बातचीत करने लगती है, जिसकी वजह से पूनम के पति अजय को सच्चाई का कभी पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, इधर पूनम रोहित के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो जाती है कि अब वो रोहित से शादी करने का फैसला कर लेती है। दरअसल पूनम जो अपने पति और बच्चों को छोड़ करके हमेशा के लिए रोहित के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि पूनम को लगता है कि रोहित ही वो लड़का है जो उसके तमाम सपनों को पूरा कर सकता है। एक दिन पूनम जब रोहित से मुलाकात करती है, आखिरकार उससे अपनी दिल की बात कह देती है। पूनम जब रोहित से शादी करने के लिए कहती है तो ये सुन करके रोहित भी एकदम से चौंक जाता है। दरअसल शादी की बात सुनने के बाद रोहित के भी चेहरे पे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रोहित पूनम से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। इसलिए रोहित कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। पूनम उसे समय तो दे देती है, पर कहती है कि जो भी करना है जल्दी से करना। इधर रोहित जब घर पे पहुंचता है, काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार अब पूनम से दूरी बनाने का फैसला कर लेता है और फिर उसे दूर होने लगता है। लेकिन जैसे ही उससे दूर होने लगता है, कहीं ना कहीं पूनम को यह एहसास हो जाता है और एक दिन पूनम जब रोहित से मुलाकात करती है, कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए बात कही थी, इस बारे में तुमने क्या सोचा है। इस पर रोहित उसे जवाब देते हुए कहता है कि शादी करना क्या कोई ज़रूरी है, हम मिल तो रहे हैं ना, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। लेकिन पूनम कहती है कि मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। याद रखना, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपने आप को तो ख़त्म कर ही लूँगी, जो मैं लेटर लिखूँगी उसमें तुम्हारा नाम भी लिख दूँगी। जब इस तरह का धमकी देती है, धमकी सुन करके रोहित भी एकदम से डर जाता है। रोहित जब घर पे जाता है, अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार पूनम से पीछा कैसे छुड़ाए। हालांकि रोहित कई बार पूनम के नंबर पर फ़ोन करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम भी अपने जिद पर उतर जाती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। पूनम जब अपने जिद से पीछे नहीं हटती है, आखिरकार अब रोहित उसे इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर पूनम को इस दुनिया से हटाने के लिए जा कर के अपने एक दोस्त गौरव त्यागी से मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे एक तमंचा चाहिए। जब अपनी सारी बात अपने दोस्त से बताता है, आखिरकार गौरव त्यागी भी एक 315 बोर का तमंचा इंतजाम करता है और रोहित को दे देता है। रोहित को जब वो तमंचा मिल जाता है, रोहित सोचता है कि मैं एक आखिरी बार पूनम से मुलाकात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर पूनम समझ गई तो ठीक है, वरना मैं उसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। यही सोच करके 9 मई को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास पूनम के नंबर पर फ़ोन करता है और न्याय खंड के उस सुनसान गली में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पे वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करते थे। इधर पूनम 6 बजे के आसपास ही मार्केट में निकल जाती है और करीब 7 बजे के आसपास अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने पति से झूठ बोलती है कि दरअसल मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। और ठीक करीब 8 बजे के आसपास न्याय खंड के उस गली में रोहित से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे रोहित खड़ा होकर के उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों की जब मुलाकात होती है, पूनम काफ़ी खुश थी कि शायद रोहित उससे आज शादी करने के लिए कहेगा, इसीलिए पहुंचते ही रोहित से सवाल करती है कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। रोहित उस वक्त भी पूनम को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। शादी से जब इनकार करता है, इसी बात को लेकर के रोहित और पूनम के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। पर जैसे ही झगड़े तकरार शुरू होता है, रोहित मौका देख करके अपने पास से उस तमंचे को निकालता है और उसी तमंचे से पूनम के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से पूनम काफ़ी गंभीर अवस्था में
वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद से रोहित अपने घर पे जाता है और कपड़े बदलने के बाद मौके से फरार हो जाता है। वाकई में रोहित जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस रोहित के तहरीर पर उसके दोस्त गौरव त्यागी को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है निशा चौहान। निशा चौहान जो हरियाणा प्रदेश की रहने वाली हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद जफ़र खान। मोहम्मद जफ़र खान जो किशनगंज बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं इमामुद्दीन सिद्दीकी। इमामुद्दीन सिद्दीकी जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं निर्भय सिंह। निर्भय सिंह जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं जयपाल सिंह देसवाल। जयपाल सिंह देसवाल जो झज्जर हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।